ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है कर्तव्य भवन का उद्घाटन, नए भारत की आधुनिक संरचनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक गोपाल कृष्ण अग्रवाल और वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव। नया भारत, नई संभावनाएं, नई उम्मीदें और इन्हीं उम्मीदों को उड़ान दे रहा है सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा पहचान है नए भारत की, देश के इतिहास को संजोते हुए कला, संस्कृति और आधुनिकता की। ये कहानी है आत्मनिर्भर भारत की। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए रायसीना पहाड़ी और आसपास के दायरे में फैली ये परियोजना किसी सपने को साकार करने जैसी है, जिसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के नए आवास सहित एक त्रिकोणीय संसद भवन, एक कॉमन केंद्रीय सचिवालय और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3 किलोमीटर लंबे कर्तव्य पथ को नया रूप दिया जाना शामिल है। इसमें नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को संग्रहालयों में बदलना और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का विकास भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 बिल्डिंग का उद्घाटन किया। कर्तव्य भवन की ये भव्य बिल्डिंग, ये सभी प्रोजेक्ट, नए डिफेंस कॉम्प्लेक्स, देश के तमाम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये देश को पेश का सबूत तो है ही, ये भारत के वैश्विक विजन का प्रतिबिंब भी है। हम दुनिया को जो विजन दे रहे हैं, भारत खुद उन्हें किस तरह अंगीकार कर रहा है, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दिखाई दे रहा है। हमने दुनिया को मिशन लाइफ दिया, हमने वन अर्थ, वन सन, वन ग्रिड का आइडिया विश्व के सामने रखा। ये वो विजन है जिनसे मानवता के भविष्य की उम्मीद जुड़ी है। ये 2019 में शुरू हुई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है और कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यानी CSS की 10 बिल्डिंग में से पहली बिल्डिंग है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 विशेष मेहमान हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आर्थिक विश्लेषक, और साथ ही साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। गोपाल जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि कोई भी देश जब तरक्की के पथ पर आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसकी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की छवि भी बनती है। हमने अतीत में भी देखा कि दुनिया के कई देशों ने इस तरह की प्रगति की है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नजरिए से देखें और भारत की उन्नति के नजरिए से देखें तो आज जो उद्घाटन हुआ है, कैसे देखते हैं? आनंद जी, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज भारत के लिए। और जो पिछले साल से जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देश का हो रहा है सभी तरीके से, चाहे रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, एयरपोर्ट, एरोप्लेन, सागरमाला, वाटरवेज, रोड, फ्रेट कॉरिडोर और जो डिफेंस कॉरिडोर, ब्रिजेस, ये सब एक तरीके से जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच थी, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन दोनों को चरितार्थ करते हुए यह एक बहुत बड़ा पूरा एक रोड मैप था जो इंफ्रास्ट्रक्चर का भारत को एक डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। अब रोड, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, हाउसिंग, सैनिटेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में तो काम किया ही है सरकार ने, बट गवर्नेंस के लिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए, सरकार की वेरियस स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी चाहिए, जो लगभग 44 से ऊपर मिनिस्ट्रीज हैं, वो सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट हैं और केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार का इंटरलिंक करते हुए कई स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन का जो मॉनिटरिंग विभाग है, उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। और जैसा सब लोग जानते ही हैं कि जो पुराने जितनी भी मिनिस्ट्रीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था 1956 और 1968 के बीच में बना था, वो काफी पुराना हो गया था। उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि एक्सपेंडेड मॉनिटरिंग सिस्टम, गुड गवर्नेंस और स्ट्रॉन्ग डिलीवरी मैकेनिज्म को वो अच्छी तरह से उसके लिए इकोसिस्टम प्रोवाइड कर दे। तो यह जो नया सेंट्रल विस्टा जो बन रहा है, रीडेवलपमेंट जो पूरा हो रहा है, लेकिन इसका गुड गवर्नेंस का मॉडल, स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग का मॉडल, सरकारी स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है, मिनिस्टर्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को, उन सब के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान इस सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत होगा। और यह एक नए भारत
विकसित भारत, एक डेवलप्ड भारत के लिए जो आधारभूत संरचना है उसको मॉनिटरिंग करने का एक प्रोजेक्ट है। आकाशवाणी के बहुत सारे श्रोताओं के जहन में ये जिज्ञासा होगी कि क्या खास है इस भवन में। कुल मिलाकर 7 फ्लोर हैं। यहाँ गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिस भी होंगे। लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर में ये फैला है। 600 कारें खड़ी हो सकती हैं और तमाम तरह की सुविधाएं हैं। रवि जी, सबसे पहले अगर सुविधाओं पर बात करें तो और क्या क्या खास है इस कर्तव्य भवन 3 में? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 नई सरकारी इमारतें बनाई जानी हैं और इन सारी की सारी 10 जो इमारतें बननी हैं इनके नाम कर्तव्य भवन ही रखे जाने हैं। तो अभी सबसे पहले कर्तव्य भवन 3 नाम की इमारत है जो तैयार हुई है, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जानकारी ये मिली है कि कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 ये जो इमारतें हैं अगले महीने तक पूरी होने की इनकी संभावना है। बाकी जो 7 भवन हैं वो अप्रैल 2027 तक बना दिए जाएंगे। कर्तव्य भवन 3 में 2 लेवल का बेसमेंट है। आपने जैसे बताया 7 मंजिला, तो 2 लेवल का बेसमेंट है, एक ग्राउंड फ्लोर और 7 फ्लोर और यानी 10 मंजिलें हैं कुल मिला के, नीचे से बेसमेंट से लेके ऊपर तक। और 24 मुख्य कॉन्फ्रेंस रूम इस इमारत में है। 26 छोटे कॉन्फ्रेंस रूम है। भवन में सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है। आईटी सक्षम बनाया गया है क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि डिजिटल दौर चल रहा है, तो उसे ध्यान में रखते हुए आईटी सक्षम पूरी तरह से बनाया गया है। स्मार्ट एंट्री सिस्टम से युक्त है यह भवन। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और कमांड सेंटर, सोलर पैनल और वाटर हीटर लगाए गए हैं इसमें। ई व्हीकल, ये खास बात है, जैसे जैसे स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग देश में बढ़ता जा रहा है तो ई व्हीकल भविष्य की जरूरतें हैं जो सड़कों पर अब दिखाई देने लगे हैं काफी संख्या में। इन्हें देखते हुए और लोगों को ई वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और कमांड सेंटर, सोलर पैनल और वाटर हीटर के अलावा ई व्हीकल चार्जिंग सिस्टम भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो ये खास बात है। और इसका निर्माण पर्यावरण के अनुकूल किया गया है। पानी को रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल करने की व्यवस्था भी यहाँ पे है और ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था भी अंदर ही अंदर की गई है ताकि बाहर पर्यावरण सही रहे। कूड़ा करकट इमारत में जो पैदा हो रहा है वो अंदर ही अंदर डिस्पोज हो जाए और इमारत को ठंडा रखने और बाहरी शोर अंदर नहीं आए, इसके लिए खास किस्म के कांच का इस्तेमाल किया गया है। इमारत में खास बात यह भी है कि इसे 30% कम ऊर्जा खपत के हिसाब से तैयार किया गया है। बिजली कम खर्च करने वाली एलईडी लाइटें अंदर लगी हैं। जरूरत नहीं होने पे वो लाइटें अपने आप बंद करने वाले सेंसर वहां हैं और बिजली बचाने वाली स्मार्ट लिफ्टें लगाई गई हैं कि अगर कोई परिचालन नहीं हो रहा है तो कोई व्यक्ति नहीं है सर्टेन टाइम तक तो वो लिफ्ट अपने आप मूवमेंट बंद कर दे। जी हाँ, बिल्कुल। और जो और खासियत है उसमें एक का ध्यान हम अपनी श्रोताओं की तरफ जरूर आकर्षित करना चाहेंगे। यहाँ 0 डिस्चार्ज फैसिलिटी है जिससे हर दिन 11 लाख लीटर गंदे पानी को साफ करके दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। ये भी इस भवन की खासियत है। गोपाल जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारत बहुत बड़ा देश है, 145 करोड़ की आबादी है। जो लोग बिहार के, झारखंड के, उड़ीसा के या अलग अलग गांव से आज अपने टेलीविजन के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से देखा उन्होंने कि प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। बड़ी बड़ी बातों के बीच वो आम नागरिक ये जानना चाहता है कि इस तरह के जब इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है तो उसके हिस्से में क्या आ रहा है, उसका जीवन कैसे बदल रहा है। इस देश में स्कीम्स हरदम बनती थी और कोई स्कीम्स खराब है ऐसा नहीं था। उसकी इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग, इसके अंदर कहीं ना कहीं गैप्स रहते थे। तो जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी थी सरकारी योजनाओं की वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती थी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज यही नहीं है, हाउसिंग भी है, उसके बाद ब्रिजेस भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। G20 में इसका ग्लोबल लेवल पे रिजोनेंस हुआ था। अगर हमने 80,000 पंचायत घरों को, गांवों को इंटरनेट कनेक्शन दिया, लाखों कंप्यूटर सर्विस सेंटर्स बनाए और उन कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से एक
छोटा कहीं भी क्षेत्र का व्यक्ति उन कंप्यूटर सर्विस सेंटर में जाएगा, अपना आधार कार्ड बना लेगा, सरकार की योजनाओं से लाभ प्राप्त कर लेगा, वो उसके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन होगा, वो डिजिटल पेमेंट कर सकेगा, सरकारी योजनाओं का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उसके बैंक अकाउंट में हो जाएगा, वो बैंकिंग ऑनलाइन कर सकेगा। तो यह जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसने लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। और साथ में जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स है, रेलवेज है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, और अलग अलग जगहों पे जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट में कहा, आज कहीं भी जाएंगे तो वहां पे ब्रिजेस है। ब्रह्मपुत्रा में एक समय 1 या 2 ब्रिज थे, आज 9 से 10 ब्रिज बन गए। पूरा अरुणाचल, इतना सबसे बड़ा लैंड मास अगर स्टेट है देश में, अरुणाचल प्रदेश है, वो ब्रह्मपुत्रा से कनेक्टेड। इस तरफ आसाम वगैरह से मात्र 1 या 2 ब्रिजेस, आज 9 ब्रिजेस उसके सामने। तो सुदूर क्षेत्रों को कनेक्ट किया गया है। 2 चीजों में प्रधानमंत्री कहते हैं देश की विकास या डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग। आम आदमी के जीवन में रोजमर्रा की चीजों में उसका ट्रांसपोर्टेशन का सहूलियत भी होता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लॉजिस्टिक, अगर ट्रांसपोर्टेशन होना है, प्रोडक्ट का फिनिश गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होना है, रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होना, तो इसके लिए सारा कनेक्टिविटी की बात है। तो कनेक्टिविटी विकास का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है और वह इस इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हो रहा है। और मैं एक बात आपके सामने अवश्य कहना चाहता हूं, कहते हैं कि अमेरिका के रोड्स अच्छे इसलिए नहीं है कि वो डेवलप्ड इकोनॉमी है, बल्कि उसके अच्छे रोड्स हैं, उसकी कनेक्टिविटी अच्छी है, इसके कारण वो डेवलप्ड इकोनॉमी। तो अगर आप देखें, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना अपने आप में इतना महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, और उसने रोड्स का आज सेकंड लार्जेस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 1,46,000 किलोमीटर से ऊपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में है, सेकंड लार्जेस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। रेलवे तो हमारे यहाँ पे वर्ल्ड का टॉप मोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का है। आज 175 से ऊपर हवाई अड्डे बन गए, कहीं भी जो ट्रेवल है वो इतना आसान हो गया है। 38 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रोड कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, टारगेट है कि 20% हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम कर देंगे। तो वो आम आदमी के जीवन में उसकी अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हुई तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी, उसको सस्ती चीजें मिलेगी। तो यह सारी बातें हैं जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिनका बहुत प्रभाव भी पड़ रहा है। लगभग 15 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट पिछले 4 साल में गति शक्ति के माध्यम से केंद्र सरकार ने किया है। उससे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, जैसे स्टील, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का डिमांड भी बढ़ रहा है। तो सर्वांगीण विकास के लिए यह इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी तरह का डेवलपमेंट का बहुत बड़ा योगदान है, और यह आम जनता की रोजमर्रा के जीवन में बहुत बदलाव ला रहा है। और हर घर जल मिशन जैसी है, सैनिटेशन है, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण बदलाव ला रही हैं। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। आज शाम कर्तव्य पथ पर उन्होंने राष्ट्र को संबोधित भी किया और उन्होंने कहा कि ये बदलाव नए भारत की नई पहचान है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इन्हीं भवनों से विकसित भारत का सपना साकार होगा। ये लक्ष्य हम सबके प्रयासों से ही पूरा होगा। हमें मिलकर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना है। हमें मिलकर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की सक्सेस स्टोरी लिखनी है। हमारा संकल्प होना चाहिए, हम अपनी और देश की प्रोडक्टिविटी को स्केल अप करेंगे। रवि जी, अगर चर्चा को आगे बढ़ाएं तो एक कहावत है कि समय के साथ जो नहीं बदलता, समय उसका साथ छोड़ देता है। और शायद भारत ने बहुत सही समय पर यह सोच अपनाई प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कि अब पुराने से नए की ओर जाना है। जब भी हम पुराने से नई की तरफ की यात्रा करते हैं तो एक बड़ा सवाल होता है कि जो पुरानी चीजें हैं, जो एक तरह से धरोहर की तरह हैं, उनका क्या होगा। तो कर्तव्य पथ के आसपास नॉर्थ ब्लॉक भी है, साउथ ब्लॉक भी है, और बहुत कुछ ऐसा है जो हेरिटेज की चीजें हैं। उनके साथ भविष्य में क्या होने वाला है? जी आनंद जी, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के सारे जो मंत्रालय हैं वो कर्तव्य भवन 3 में शिफ्ट होने हैं।
कुछ एक काम तो आज से ही, उद्घाटन के समय से ही शुरू हो गया है। तो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जब खाली पूरी तरह हो जाएंगे तो दोनों ही ब्लॉकों को संग्रहालय में बदल दिया जाएगा। म्यूजियम वहां जो बनेगा उसका नाम युगे युगीन भारत करके होगा। इमारत के मूल ढांचे को बिल्कुल जस का तस रखा जाएगा, उसको छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, बरकरार रखा जाएगा। और संग्रहालय की विशिष्टता जो होगी वो ये होगी कि वहां महाभारत काल से लेकर अभी तक के भारत के इतिहास और भारतीय कलाएं और संस्कृति का भव्य प्रदर्शन किया जाएगा। तो जो लोग इस क्षेत्र में छुट्टी के दिन आत्मगौरव बढ़ाने के लिए आते हैं, इंडिया गेट के आसपास पिकनिक के लिए छुट्टियों के दिन आते हैं, उनके लिए एक और आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र उपलब्ध होगा। जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे नई संभावनाएं भी जन्म ले रही है। गोपाल जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब हम पिछले 11 वर्षों में भारत के बदलाव को देखते हैं, उस बदलाव में इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। अगर दिल्ली से बाहर के एक क्षेत्र को देखें, चाहे जम्मू कश्मीर में वो चिनाब ब्रिज का बनना हो, चाहे मिजोरम में पहली बार रेल का पहुंचना, इन दो बड़ी उपलब्धियों को आप कैसे देखते हैं? चूंकि 2014 से पहले का जो भारत था, ऐसा मान लिया गया था कि शायद दुर्गम इलाकों में विकास या जो सीमा क्षेत्र है वहां विकास लगभग नामुमकिन सा है। नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा रहा है। इससे देश में किस तरह का बदलाव देखते हैं? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का देश की सिक्योरिटी के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अब बॉर्डर एरियाज में, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर एरियाज की बात करें या जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरिया की बात करें या लद्दाख है या अरुणाचल प्रदेश है, इन बॉर्डर एरियाज में कंप्लीटली इंफ्रास्ट्रक्चर को एकदम पूरी तरह से भुला दिया गया था। तो आज 16 से ऊपर बड़े प्रोजेक्ट जो हैं, जो बॉर्डर एरियाज के अंदर, ताकि हमारी आर्म फोर्सेस, हमारे उनके इक्विपमेंट और वहां के लोगों के जीवन में बदलाव ला सके, ऐसे प्रोजेक्ट सरकार ने इस पीरियड में डेवलप किए हैं। और एक और बात मैं यहाँ पे आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ आनंद जी, टूरिज्म का एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और देश के ऐतिहासिक गौरव को संरक्षित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सरकार ने ऐसे 65 से ऊपर सिटीज आइडेंटिफाई किए हैं जो सांस्कृतिक रूप से उन सिटीज का भारत के ऐतिहासिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। और उन सिटीज में टूरिज्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। होटल्स होंगे, ट्रांसपोर्टेशन के हब्स होंगे, रेलवे स्टेशन होंगे। मैं गया था तमिलनाडु में, 1 लाख से ऊपर मंदिर है वहां पे, अकेले तमिलनाडु में। और ऐसे ऐसे मंदिर है जो अभी प्रधानमंत्री जो गंगाईकोंडा में गए थे और जो मंदिर का उन्होंने जिस तरह से डिस्क्राइब किया था, इतना विशाल मंदिर है, इतना बड़ा वो सेंटर था जो इकोनॉमी को प्रोपेल भी कर सकता था लोकल लोगों की। तो ये जब 1 लाख मंदिर रिवाइव होंगे, इनके अंदर टूरिज्म के रूप में लाएंगे और इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो वह कितना बड़ा टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप करेगा। हमने कुंभ को देखा, हमने अयोध्या के अंदर बदलाव को देखा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का टूरिज्म सेक्टर में, सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग में भी बड़ा योगदान है। तो यह कल्चरल इकोनॉमी को भी प्रोपेल करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर के पोटेंशियल को भी सरकार पूरी तरह से रिवाइव करती है, आगे ले जा रही है। और यूनेस्को ने अभी हमारे 44 ऐसे सिटीज हैं जिनको हेरिटेजनल उसका कॉन्सेप्ट के अंदर उसको एक्सेप्ट किया है। गोपाल जी, आप तमिलनाडु का जिक्र कर रहे थे। तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला लगभग 2.07 किलोमीटर लंबा नया पंबन ब्रिज एक आधुनिक इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। वो भी सरकार की इसी पिछले 11 वर्षों की बड़ी उपलब्धि है। लगभग 550 करोड़ की लागत से बने इस पुल ने 100 साल पुराने ब्रिज की जगह ली है और ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। रवि जी, आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे, बतौर पत्रकार आपने 3-4 दशक से भारत को बदलते हुए देखा है। जब कोई देश विकासशील से विकसित होने की प्रक्रिया में होता है, जैसा कि भारत है, प्रधानमंत्री का लक्ष्य 2047 में जब हम अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करें तो हम विकसित भारत कहलाएं। उस दिशा में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में प्रगति है, क्या आप उसको संतोषजनक मानते हैं या फिर लगता है कि इसमें और गति की गुंजाइश है? एक बहुत बड़ा अंतर पहले और आज में जो मुझे देखने को मिलता है वो ये है,
मैंने ये देखा है कि इस सरकार में, इस रेजिम में जो योजनाएं घोषित होती हैं या तो वो समय पर पूरी हो जाती हैं, या मैं ज्यादातर योजनाओं की बात कर रहा हूं, अधिकतर योजनाओं की बात कर रहा हूं, more than 99% योजनाओं की बात, या वो समय से पहले पूरी हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क मैंने देखा है। आप देखिए 11 जून 2025 की एक रिपोर्ट है, उसका हवाला देके कुछ जो प्रश्न आपने किया है उसका उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा जी। इसमें 2014 से लेकर 2025 तक के कुछ आंकड़े हैं। वो है कि पीएम गति शक्ति योजना के तहत जीआरएस आधारित प्लेटफॉर्म पर 44 मंत्रालयों और 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एकीकृत योजनाएं बनाई गईं। ये बहुत बड़ा काम हुआ। राष्ट्रीय राजमार्गों में 60% बढ़ोतरी हुई। 1,46,204 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बने, जबकि पहले 1 लाख किलोमीटर भी नहीं थे। किया निर्माण की गति राजमार्गों के मार्गों की बहुत बढ़ गई है। 2014 में ये 11.6 किलोमीटर मात्र थी। भारतमाला योजना में 26,425 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत हुई, जिसमें से 20,378 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है, लक्ष्य से पहले या लक्ष्य तक। देश के 333 जिलों में 68 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। 45,000 किलोमीटर तक रेल लाइनें जो हैं वो बिजली से चलने वाली, बिजलीकृत कर दी गई हैं। सुरक्षा के लिए कवच सिस्टम लगाए जा रहे हैं दुर्घटनाएं रोकने के लिए। 7,80,000 किलोमीटर ग्राम सड़कें बनाई गई हैं अभी तक, और काम जारी है। उड़ान योजना के तहत 88 हवाई अड्डे शुरू किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो चाहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई सफर करे, ये आज बिल्कुल संभव हो गया है। बंदरगाह क्षमता दोगुनी होकर 2,762 MMTAP हो गई है। सागरमाला योजना के तहत 277 प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं। तो आप देखेंगे कि 11 वर्ष के कार्यकाल में जितना काम हुआ है उतना पिछले आजादी के बाद की 50-55 साल तक की सरकारें नहीं कर पाई। जब कोई सरकार अपने कर्तव्यों को गंभीरता से पूरा करती है तो वो गवर्नेंस में भी नजर आता है। पिछला एक दशक देश में गुड गवर्नेंस का दशक रहा है। गुड गवर्नेंस और विकास की धारा रिफॉर्म्स की गंगोत्री से ही निकलती है। रिफॉर्म्स एक कंसिस्टेंट और टाइम बाउंड प्रोसेस है, इसलिए देश ने लगातार बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। हमारे रिफॉर्म्स कंसिस्टेंट भी हैं, डायनेमिक भी हैं और दूरदर्शी भी है। अलग अलग योजनाओं के करीब 10 करोड़ लाभार्थी ऐसे थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था। इनके नाम पर पहले की सरकारें पैसे भेज रही थी और वो पैसा इन फर्जी लाभार्थियों के नाम पर बिचौलियों के खाते में जा रहा था। इस सरकार में इन सभी 10 करोड़ फर्जी नामों को हटा दिया गया। इससे देश के 4,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ये पैसे गलत हाथों में जाने से बचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कर्तव्य पथ पर कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश ने बहुत बड़े बदलाव किए हैं। आज यहाँ एक और कर्तव्य भवन जैसी बिल्डिंग बन रही है तो साथ ही गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर भी बनाए गए हैं। यहां नेशनल वॉर मेमोरियल बना है, पुलिस मेमोरियल बना है, तो देश में 300 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी बनाए गए। यहां भारत मंडपम बना है तो देश में 1300 से ज्यादा नए अमृत भारत रेलवे स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। यहां बने यशोभूमि की भव्यता पिछले 11 साल में बने करीब 90 नए एयरपोर्ट में भी नजर आती है। सरकार और जनता के बीच संबंधों को बेहतर बनाना, ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाना, वंचितों को वरीयता, महिलाओं का सशक्तिकरण, सरकार की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाना, देश लगातार इस दिशा में इनोवेटिव तरीके से काम कर रहा है। हमें गर्व है कि पिछले 11 साल में देश ने एक ऐसी शासन प्रणाली विकसित की है जो पारदर्शी है, संवेदनशील है और सिटीजन सेंट्रिक है। गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर भी बनाए गए हैं।
यहाँ नेशनल वॉर मेमोरियल बना है, पुलिस मेमोरियल बना है, तो देश में 300 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी बनाए गए। यहाँ भारत मंडपम बना है, तो देश में 1300 से ज्यादा नए अमृत भारत रेलवे स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। पिछले 11 साल में बने करीब 90 नए एयरपोर्ट में भी नजर आती है। रवि जी, चर्चा के समापन की तरफ जो हमारे श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि इतने सारे बदलावों के बीच भविष्य में और किस तरह की परियोजनाएं आने वाली हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर देश में और किस तरह के रोड मैप बनाए गए हैं। देखिए, विकास एक सतत विचार भी है और उसको भौतिक तौर पर धरती पर उतारने का प्रयास भी एक सतत विचार है। पहले हम कहाँ थे, अब कहाँ हैं, आज विश्व किस दौर में है, आज हम डिजिटल एरा में हैं, सारा लेन देन हम डिजिटल माध्यमों से कर रहे हैं और भारत का बड़ा विश्व में इस दिशा में बहुत बड़ा योगदान है। तो जाहिर है कि भविष्य की जो दुनिया होगी, भविष्य का जो विश्व होगा, उसकी आवश्यकताओं के हिसाब से हम लोग जानते ही हैं कि भारत चौथी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आगे आपने ही कहा कि जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर भारत अग्रसर है। तो ऐसे में विश्व को एक दार्शनिक और शांति की राह दिखाने वाले विश्व के पथ प्रदर्शक के रूप में भारत को उभरना है, इसमें कोई संदेह कम से कम मुझे नहीं है, गोपाल जी को भी नहीं है और आपको भी नहीं होना चाहिए। तो उस दिशा में कि दुनिया में शांति कायम हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना पूरी दुनिया के दिलो दिमाग में बहुत गहरे तक भरे और भारत विश्व का पथ प्रदर्शक बने, उस दृष्टि से ये जो आज का विकास है, अगर ये 20-25 साल तक 2047 तक इसी तरह का दौर जारी रहा तो आप यकीन मानिए कि भारत बहुत प्रबल शक्तिशाली राष्ट्र बनकर अभी भी है और आगे और उभरेगा। पूरी दुनिया उसका अनुसरण करेगी। जी, अंत में आपको जोड़ना चाहेंगे गोपाल साहब? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा विकास भी विरासत भी, इस दोनों का समावेश करके देश प्रगति के माध्यम से जो ग्लोबल लीडरशिप को अटेन करने के लिए आगे बढ़ेगा। और ये प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से जानते हैं कि अगर ग्लोबल लीडरशिप भारत को अटेन करनी है तो आर्थिक रूप से महाशक्ति बनना जरूरी है और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है और उसी तरफ काम भी किया जा रहा है। और समावेशी विकास, जो समावेशी विकास है, सभी वर्ग को साथ लेके विकास का, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का जो एक प्रयास है और जो एफर्ट है, उसको भी आगे लेके ही विकसित भारत की परिकल्पना को हम पूरा कर सकते। गोपाल जी आपका और रवि जी आपका इस खास कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्कार। तो सेंट्रल विस्टा पहचान है नए भारत की, देश के इतिहास को संजोते हुए कला, संस्कृति और आधुनिकता की। भारत एक ऐसा देश जो अपनी संस्कृति और परंपरा से सीखते हुए विज्ञान सहित तमाम क्षेत्रों में अग्रणी बनकर उभर रहा है, जो हर ओर नई उम्मीदों का किरण बिखेर रहा है। भारत प्रगतिशील है, अपने विकास पथ पर निरंतर बढ़ते हुए पूरे विश्व को एक साथ लेकर चलते हुए एक नए कल, नए सूर्योदय की ओर आगे बढ़ रहा है। अभी आप सुन रहे थे कर्तव्य भवन का उद्घाटन, नए भारत की आधुनिक संरचनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक गोपाल कृष्ण अग्रवाल और वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।